आज के दौर में हेल्थ को लेकर लोग फिक्रमंद हैं, लेकिन किस बीमारी के इलाज के लिए कौन सी थेरेपी ज्यादा फायदेमंद है, इस बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है। फिजियोथेरेपी पूरी दुनिया में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। बीड़ के एशियन फिजियोथेरेपी सेंटर के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खान से सरकार एक्सप्रेस की ओर से डॉक्टर सिराज खान आरजू ने मुलाकात कर फिजियोथेरेपी के बारे में अधिक जानकारी सरकार एक्सप्रेस के दर्शकों तक पहुंचाई। सरकार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। लोग आजकल हेल्थ को लेकर कॉन्शियस ज़रूर हुए हैं और इसके लिए फ़िक्र भी करते हैं। जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो कई दवाखाने के चक्कर लगाते हैं, परेशान होते हैं और बड़े पैमाने पर पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन बीमारी के बारे में और वो किस तरह अच्छी होगी और किस हॉस्पिटल में अच्छी होगी या कौन सी थेरेपी इसके लिए अच्छी रहेगी, ये मालूमात होना ज़रूरी है। और कई बीमारियां ऐसी है, बहुत सी बीमारियां ऐसी है जिसके लिए कुछ खास थेरेपीज बहुत अच्छा काम करती है। इसी में से एक थेरेपी जो अपने पास आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, आपके सामने लाना चाह रहे हैं, वह है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी को लेकर आम लोगों में, जनता में इतना जागरूकता, अवेयरनेस नज़र नहीं आता, लेकिन इसके फ़ायदे अनलिमिटेड है और इसके फ़ायदे आप सब लोगों तक पहुँचे, आपको भी इसका फ़ायदा हो। इसी उद्देश्य के साथ, इसी मकसद के साथ आज का ये इंटरव्यू हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मैं भी मौजूद हूँ बीड़ के एक नामवर हॉस्पिटल एशियन फिजियोथेरेपी सेंटर, जिसमें डॉक्टर सैयदा शाहीन आमिर और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खान, ये दोनों डॉक्टर से डायरेक्टर की हैसियत से अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। आज डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खान साहब से हम इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका सरकार एक्सप्रेस में इस्तकबाल है, स्वागत है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि फिजियोथेरेपी आखिर क्या है? फिजियोथेरेपी एक अलाइड हेल्थ फील्ड के अंदर आता है, अलाइड मेडिकल साइंसेस के अंदर, जिसमें हम फिज़िकली सारे पेशेंट्स को जितना हो सकता है उतना फिज़िकली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेडिकेशंस होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में जाके जो भी उसका फंक्शन होता है वो करते हैं। हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हो सके रूट कॉज को पकड़ना और उसी के ऊपर जड़ जो है प्रॉब्लम का, उसके ऊपर उसका इलाज करना कि एक बार जड़ ठीक हो जाए तो बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हो रहे हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे। तो जब हमारे वालिद साहब ने यहाँ पे फिजियोथेरेपी, एशियन फिजियोथेरेपी सेंटर की नींव रखी थी और हमारी जो बड़ी बहन है डॉक्टर सैयदा शाहीन आमिर, इन्होंने अपना कंप्लीशन किया था 2007 में और कंप्लीशन होने के बाद प्रवरा लोनी से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की फिजियोथेरेपी की और उसके बाद उन्होंने नायर हॉस्पिटल मुंबई से अपना इंटर्नशिप किया और 6 मंथ्स का ऑब्जर्वरशिप किया उन्होंने नानावटी हॉस्पिटल से। मुंबई जैसे शहर को छोड़कर जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी का अपॉर्चुनिटी था और बहुत ज़्यादा पैसा था, सब चीज़ छोड़कर उन्होंने, हमारे वालिद साहब की एक ख्वाहिश थी कि हमारे बीड़ के लोगों के लिए फिजियोथेरेपी को हम अवेयर करें, बीड़ के लोगों को फिजियोथेरेपी सर्व करें, हम फिजियोथेरेपी उनको क्या है बताएं और उससे जितना हो सकता उतना ठीक करें लोगों को। तो हमारी बहन वहाँ से यहाँ पे आए और अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से यहाँ पे हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर कायम है एंड वी आर स्टिल सर्विंग आवर पीपल ऑफ बीड़। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं भी सुनता रहा हूँ, फिजियोथेरेपी इलाज के लिए एक बेस्ट थेरेपी साबित हुई है अब तक भी, लेकिन ये देखने में आता है कि लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है। तो ये अवेयरनेस, जागरूकता की कमी क्यों है? असल में ऐसा है कि फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस इसलिए भी कम है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल फिजियोथेरेपिस्ट लोगों का भी है, क्योंकि हमारा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना। अगर हम एक प्रोफेशन में हैं तो हमको उसका अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलमोस्ट 2008 से तकरीबन 12-15 साल से हमने करते आ रहे हैं। हम 2008 से अवेयरनेस करने में बहुत ज़्यादा आगे है। हमने 2008 से लेके अब तक ऑलमोस्ट 2014 तक हमारी खुद की एक गाड़ी हम पूरे बीड़ शहर में चक्कर मारती थी, जो फ्री में पेशेंट्स को लेकर आके यहाँ पे छोड़ती थी और यहाँ पे ट्रीटमेंट का हम चार्जेस लेते थे और उनको फ्री में वापस जाके छोड़ते थे। तो वो गाड़ी जो है वो स्पीकर्स के ज़रिए और बाकी बहुत सारे मस्जिदों में और बहुत सारे मंदिरों में भी हमने ऐलान किए थे कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या है, हमारी ये फला गाड़ी यहाँ पे ये स्टॉप पे इतने बजे से इतने बजे तक आती है और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट्स हमारे पास यहाँ पे आते थे। और फिज़ियोथेरेपी का सबसे बड़ा अवेयरनेस का काम करना एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को चाहिए।
काउंसलिंग के ज़रिए। और अवेयरनेस के ताल्लुक से ये बात और है कि भीड़ जैसे तालुके में भीड़ थोड़ा छोटा है बनिस्बत पूना, मुंबई, औरंगाबाद, तो इसलिए यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट कम भी है डॉक्टर्स, और साथ में यहाँ पे डॉक्टर्स को भी जो ऑर्थोपेडिक है, न्यूरोलॉजिस्ट है और बाकी जितने उनको पता है, बाकी पर जनरल फिजिशियंस है और जनरल प्रैक्टिशनर्स है उनको फिजियोथेरेपी के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या ये वाकई में मुसलसल हमेशा गोलियां खाने से और ऑपरेशंस जो होते हैं ऑपरेशंस करने से बेटर है, अच्छी है? मैं ऐसा तो नहीं बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल बहुत बेहतरीन है, पर बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इससे आप साइड इफ़ेक्ट से बचते हो। जो मेडिकेशंस रहते हैं उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम्स में मेडिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर किसी को गर्दन में या कमर में कुछ दर्द है और जो मेडिकेशन से नहीं ठीक होने वाला, तो कंटिन्यूसली 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल मेडिकेशंस खा के कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट उससे ये होता है कि दर्द बढ़ते चलता है और मेडिसिन्स का इफ़ेक्ट टेम्परेरी रहता है। जब तक उसका पावर है तब तक वो इफ़ेक्टिव रहता है, फिर बाद में इट इज़ सेम जैसा पहले था वैसी। एंड जहाँ तक कि ऑपरेशन का सवाल है, तो ऑपरेशन इज़ नीडेड व्हेन इट इज़ वेरी मच नीडेड, मतलब बहुत ज़्यादा जब उसकी ज़रूरत है, जब अनबेरेबल पेन है, पेशेंट ज़रा भी पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल निढाल हो गया है, डॉक्टर्स भी एंड इवन पेशेंट भी, तब ऑप्शन एक ऑपरेशन का एक ऑप्शन आता है। बट हमारे पास बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका हमने ऑपरेशन टाला है, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको डॉक्टर्स ने ऑलरेडी ऑपरेशन एडवाइस कर दिए थे, पर हमारे फिजियोथेरेपी से और ऊपर वाले की मदद से हमने उनको कंटिन्यूसली एक्सरसाइजेस करा के उनके रूट कॉज पे काम करके हमने ऑपरेशन को टाल दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो मेडिकेशंस फ्री है, अभी कोई मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं, ना ही उन्होंने ऑपरेशन किया। तो फिजियोथेरेपी इज़ गुड, इट डज वंडर्स। हमेशा नहीं, बट मोस्टली ऑलमोस्ट आई कैन से जितने भी मस्कुलोस्केलेटल जैसे गोश, नस और हड्डियों की जो तकलीफ़ें हैं और पैरालिसिस है, इसके अंदर अच्छा खासा इफ़ेक्ट है फिजियोथेरेपी का, तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी ऑपरेशंस का बहुत से ऑपरेशंस के पहले भी फिजियोथेरेपी करने की ज़रूरत होती है और बहुत से ऑपरेशंस करने के बाद भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। जैसे बहुत से फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, हड्डी टूट जाती है हाथ की, पैर की, कमर की, रीढ़ की हड्डी में, तो उसके बाद इंसान का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। अगर हाथ में फ्रैक्चर, तो हाथ अकड़ जाता है, उसका मूवमेंट बराबर से सही से नहीं हो पाता, क्योंकि बैलेंस जो था बॉडी का पहले, वो बैलेंस पहले के जैसा नहीं रहा। उस वजह से वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स रहते हैं, खून की नालियाँ, वहाँ पे जो नस रहती है, शीर और मांस रहता है, मसल्स और हड्डी, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होने की वजह से मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन जो बोलते हैं, वो कम हो जाती है। उसको बढ़ाने में, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा हाथ है। डॉक्टर साहब, किन किन कंडीशंस को या किन किन बीमारियों को, कौन से हालात में समझो आदमी है, मरीज है, पेशेंट है, उसको यहाँ पर ठीक किया जा सकता है? सबसे पहले मस्कुलोस्केलेटल, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैं एक एक करके जाता हूँ। मस्कुलोस्केलेटल में आप मस्कुलोस्केलेटल मतलब मसल्स और बोन्स, इसके रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस होती है, जैसे कि गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, मनकों में गैप आना, फिर नस दब जाना, घुटने में जो एज के हिसाब से थोड़ा सा घुटना दुखना स्टार्ट हो जाता है, या तो कभी किसी को मोच आ जाती है, झटका लगता है, मोच आना, फिर रात को कभी कभार बहुत से लोगों को नींद में गर्दन में अकड़न हो जाती है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, फिजियोथेरेपी में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर उनकी गर्दन पूरी फ्री हो सकती है। ऐसे हमारे मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स होते हैं जो हम हमारे हाथों से करते हैं, साथ में हमारे एक्सरसाइजेज होते हैं और मशीन्स होती है। तो मशीन्स का काम है बॉडी के अंदर जो भी इम्बैलेंस हुआ है, जो पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स है, जो दर्द
क्रिएट करने वाले मादे जहाँ पे भी इंजरी है वहाँ प्रेजेंट है, तो मशीन से वो वॉश आउट होते हैं, वो ब्लड के ज़रिए से निकल जाते हैं उस एरिया से। एक्सरसाइजेस के ज़रिए हम 3 तरह की एक्सरसाइजेस कराते हैं। एक मोबिलिटी एक्सरसाइजेस होती है जिसमें मूवमेंट इंक्रीज होता है, एक होती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जिससे ताकत बढ़ती है। तो सबसे पहले जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उनको मोबिलिटी एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि उनका थोड़ा सा उठना बैठना चलना फिरना आसान हो। फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि उनकी ताकत बढ़ जाए कि वो पेशेंट जो सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा था वो सीढ़ी चढ़ सके, पेशेंट जो चल नहीं सक रहा था वो 2-2, 5-5 किलोमीटर चल सके। हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है तो जो भी एक्टिविटी लिमिटेशंस है जो नहीं कर पा रहा है हम वो चीज़ करने लगाते हैं पेशेंट से, ताकि वो करने में अगर उसको पेन ना हो तो हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है। वरना ऐसे तो अगर बोल दिया कि आप ज़िंदगी भर मांडी मत डालो, आप ज़िंदगी भर चलो मत, ज़्यादा वॉकिंग मत करो, ज़्यादा सीढ़ियाँ मत चढ़ो, तो दैट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट। आपको ट्रीटमेंट करना है, आपको वो पेशेंट को उस लेवल तक लेके आना है कि वो सब चीज़ कर सके, इफ़ इट इज़ पॉसिबल। जैसे कि फर्स्ट मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी, सेकंड न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, थर्ड जो है हमारा कम्युनिटी फिजियोथेरेपी। तो कम्युनिटी फिजियोथेरेपी के अंदर यूजुअली 2 चीज़ें आती हैं। एक वुमेन्स हेल्थ, ऑब्स एंड गायनी जो बोलते हैं, जो प्रसूति बोलते हैं, डिलीवरीज जो होती है, तो उसके अंदर ANC और PNC आता है, एंटीनेटल केयर और पोस्टनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में डिलीवरी के पहले हम औरतों को ऐसे एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो और साथ में कॉम्प्लिकेशंस कम हो। और जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद डिलीवरी एक बहुत ज़्यादा थका देने वाला प्रोसेस होता है। उसके बाद उनके मसल्स और पूरी बॉडी बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती है, तो उनको फिर बाद में एक्सरसाइजेस करा के उनके जो मसल्स है, पेल्विक फ्लोर मसल्स जो बोलते हैं, वो मसल्स और स्टमक जो एब्डोमेन जो होता है, एब्स जिसको बोलते हैं, तो वो मसल्स के बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम उनको एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। बहुत से केसेस में सीजरियन सेक्शन होता है, सीजरियन सेक्शन में एक कट लेना पड़ता है पेट पे। उसके बाद उनको बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे डायस्टेसिस रेक्टाई बोल के एक प्रॉब्लम है जिसमें पेट ऐसे अलग हो जाता है, उसको वापस नॉर्मल करना। और ऐसे सी सेक्शन रिलेटेड और पोस्ट डिलीवरी मतलब पोस्ट नेटल केयर के अंदर फिजियोथेरेपी बहुत कारगर है। साथ में कम्युनिटी फिजियोथेरेपी में एक जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी होता है बूढ़े लोगों के लिए, एल्डरली जो अबव 60, अबव 65, अबव 60 लोग जो रहते हैं, उनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आना स्टार्ट होते हैं, जैसे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द। तो उसको उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मैनेज करना, उनको एक्सरसाइज सिखाना, ताकि उनकी जो बची ज़िंदगी है जितना भी है वो अच्छी तरीके से गुजरे। उसका एक फिजियोथेरेपी के अंदर कोट है, वी डोंट ऐड ईयर्स टू लाइफ, वी ऐड लाइफ टू ईयर्स। तो ये जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फिजियोथेरेपी का। साथ ही साथ पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी जो 4th हमारा स्ट्रीम है, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जैसे गर्दन नहीं पकड़ना, चलना नहीं, बहुत लेट चलना, बहुत लेट बैठना, फिर डाउन सिंड्रोम बोल के एक बीमारी होती है, सेरेब्रल पाल्सी बोल के एक बीमारी होती है, और इसी तरह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोल के एक बीमारी होती है, माइलोपैथीज होती है, डिस्ट्रॉफी बोल के एक बीमारी होती है। तो ये अलग अलग बीमारियों के अंदर बच्चों में बचपन से ही कभी कभार बच्चों को बहुत ज़्यादा बुखार आता है, दिमाग में चढ़ जाता है, उसकी वजह से उनकी नसें, उनका दिमाग, उनके गोश्त सब लूज़ हो जाते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। तो उसको नॉर्मल करना, बच्चों की ज़िंदगी जैसे जैसे वो बड़े हो गए तो उनको बिहेवियरल थेरेपी देना, उनको स्पीच थेरेपी देना। जो बच्चे बोल नहीं पाते जल्दी उनको स्पीच थेरेपी देते हैं। जो बच्चे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मतलब बहुत ज़्यादा गिरते हैं, पड़ते हैं, कूदते हैं, किसी की कोई बात नहीं सुनते, अटेंशन डेफिसिट ADHD जो बोलते हैं, तो वैसे बच्चों को फिजियोथेरेपी से बिहेवियरल थेरेपी में बहुत फ़ायदा होता है। कब कैसे क्या चीज़ करना हम उनको बताते हैं, उनको उनके तरीके से उनके लेवल पे जाके उनको समझाना, उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ देना घर पे करने के लिए, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये 4 फिजियोथेरेपी की फील्ड्स है जिसमें फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा वंडर्स करता है। डॉक्टर साहब, ये तो हुई बीमारी और उसके इलाज के बारे में बात, तो क्या फिजियोथेरेपी को एज ए करियर भी जो है तो आज की नई जनरेशन चुन सकती है?
एब्सोल्युटली अपॉर्चुनिटी। मैं तो बोलता हूँ कि आप जैसी नीड देते हो, आप जैसी 12th कंप्लीट करते हो या तो 10th कंप्लीट करते हो, और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर कि आप फिजियोथेरेपी को एक ऑप्शन के जरिए एक तरह से रखो। बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस कि बहुत सारे हमारे सीनियर्स भी और हम भी और बहुत सारे हमारे साथ वाले भी, जब हमको MBBS नहीं मिल पाया, BDS नहीं मिल पाया, तब फिजियोथेरेपी में चले गए। बट आफ्टर गोइंग इन फिजियोथेरेपी, आफ्टर लर्निंग व्हाट इज फिजियोथेरेपी एंड प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपी, वी हैव लर्न, हमको ये पता चला है कि फिजियोथेरेपी इज़ वेरी नोबल प्रोफेशन। आप ये प्रोफेशन में वंडर्स कर सकते हो, आप एक पेशेंट की लाइफ चेंज कर सकते हो। उनका दर्द जब निकल जाता है तो वो आपके पैर पड़ते हैं, आपके सामने रोते हैं, तो जब ये आपके सामने होगा और आप ये काम कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन इफेक्ट होता है फिजियोथेरेपी का इससे। तो आप एब्सोल्युटली इसको एक करियर अपॉर्चुनिटी समझिए। 4.5 years का कोर्स होता है जिसमें 4 साल की स्टडीज़ एंड 6 months का इंटर्नशिप होता है। और डॉक्टर साहब, ये बात हुई फिजियोथेरेपी की, बहुत अच्छी है, एक बहुत अच्छा पर्याय जिसे कहेंगे हमारे सामने मौजूद है, उपलब्ध है। लेकिन लोग चाहेंगे कि ये उनके पहुंच में भी रहे, तो आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या कॉस्ट होता है, कितना खर्च आता है जनरली? फिजियोथेरेपी ऐसा देखा जाए तो इज़ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव। बहुत आपके पॉकेट के लिए बहुत कम खर्चे में आपका इलाज होता है फिजियोथेरेपी में। बिकॉज आप अगर मेडिकेशंस का देखा जाए और ऑपरेशन का देखा जाए तो मुझे उस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू ऑल नो उसका कॉस्टिंग्स क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिजियोथेरेपी के अंदर ऐसा है कि यूजुअली वी प्रिफर 15 to 20 days का हम सेशन लेते हैं। मतलब एक सेशन ऑलमोस्ट तकरीबन 30 to 45 मिनट्स का होता है, जिसके अंदर हम मशीन्स लगाते हैं और एक्सरसाइजेस पूरा पेशेंट को सिखाते हैं। और वो एक्सरसाइजेस पेशेंट को बोलते हैं कि आप ये रेगुलरली दिन में 5 मरतबा घर पे कीजिए। ये ट्रीटमेंट यूजुअली देखा जाए तो 1 month का होता है, पर हमने उसको 15 days में कंसाइज किया है, शॉर्ट किया है, ताकि 1 month कोई नहीं आ सकता हमारे पास डेली। 15 days में हम पेशेंट को जितना हो सकता है उतना रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं और बहुत पेशेंट्स को रिजल्ट मिल जाता है। ये पोस्ट ऑपरेटिव केस है, इसमें इनका फ्रैक्चर हुआ था ह्यूमरस, मतलब ये जो हड्डी है यहाँ की, यहाँ पे फ्रैक्चर था, और ये जो 2 हड्डियाँ हैं ये दोनों फ्रैक्चर थी। और ये इस तरफ का जो रीजन है इनका, ये यहाँ का इतना ज़्यादा स्किन और मसल डैमेज हो गया था कि वो वापस यूज़ नहीं कर सकते थे। पर ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद मूवमेंट बिल्कुल नहीं था, हाथ का मूवमेंट ऐसा था कि आप उनसे पूछ लीजिए उनकी ज़बानी। इसको ये हाथ से उठा के इधर रखना पड़ता था, कोई चीज़ नहीं रहता था, ऐसा थोड़ा भी यूज नहीं होता था वो। अभी ये कितना जाता है ऊपर, अभी ये मूवमेंट छोड़िए, नीचे पूरा ऊपर लेके जाइए। ये जो फिजियोथेरेपी है, ये करने के बाद करने के पहले आपका हाथ कैसा था और करने के बाद आपको क्या फर्क लगता है? पहले कुछ नहीं, जायनत नहीं थी इसमें, उठता ही नहीं था। करने के बाद में एकदम ऐसे इतना अच्छा होगा, वो ऐसा मालूम होता था कि ये काम में नहीं आएगा ऑपरेशन के बाद में भी। पर इनके पास आए, डॉक्टर साहब के पास फिजियोथेरेपी करे, फिर फर्क पड़ते एकदम आप में इतना हुआ है आपको। इनको तकलीफ़ ऐसी थी कि इनके कमर के जो मनके हैं उसमें गैप कम हो गया था। जो वर्टिब्रेज रहते हैं उसके बीच में एक गादी होती है, वो डिस्क प्रोलैप्स हो गया था। इसको बोलते हैं PIVD, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये डिस्क बाहर आने से नस दब जाती है, नर्व जो रहती है, और वो नर्व पूरे पैर में नीचे तक उतरती है। तो अगर वो कमर में दबती है तो आपके पूरे पैर में नीचे तक मूंगिया आना, सुन हो जाना और बेइंतहा दर्द रहता है। इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त नहीं होता। तो इनका इस लेवल तक पहुंच गया था कि उसमें ग्रेड्स रहते हैं, उनका सबसे हाई ग्रेड पे चले गया था और डॉक्टर्स ने उनको ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया था। तो एक बार वो बस दिखाने मेरे पास आए, आई टुक इट एज अ चैलेंज, और साथ में उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 1 month तक चला। और रिज़ल्ट आप उनसे ही पूछ लीजिए कैसा था, पहले क्या तकलीफ़ थी और अब क्या है। बिल्कुल चलते फिरते नहीं आता था, एक जगह पे पड़े हुए थे और खाते पीते भी नहीं आता था। मगर यहाँ आए जब से 20 दिन में से चलना भी आ गया और सब काम हमारे हाथ से कर रहे फिर रहे। पाँव से भी पूरा चले आ रहा, करे आ रहा, पूरा हिल रहा, नीचे माड़ी डाल के बैठे नहीं। तो डॉक्टर ने बोला था अब नीचे नहीं बैठ जाने, नीचे भी सोने का नहीं, बैठने का नहीं, कुछ नहीं। मगर अब अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है, बैठे उठे आ रहा, सो रहे, कर रहे, माड़ी डाल रहे, बहुत अच्छा फ़र्क है।
यानी इस हॉस्पिटल में आने के बाद फायदा हाँ, यहाँ से ये हॉस्पिटल में फ़र्क हुआ, उसके पहले कहीं नहीं हुआ। उन्होंने तो ऑपरेशन बोल दिए थे और बोले थे अब लाइफ टाइम नीचे नहीं बैठने का करके। क्या आप ये चाहेंगे कि जैसे आपको फायदा हुआ और आपके जो पहचान के लोग हाँ, हम तो जिसको मिलते उनको बोलते, जो उसको भी मिले उनको बोलते कि यहाँ पे जाओ करके बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना गोलियाँ दवा से इलाज हो रहा तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम गोलियाँ दवा खा खा के थक गए थे। ये ट्रैक्शन मशीन्स है, ये सर्वाइकल ट्रैक्शन और ये लंबा ट्रैक्शन। तो जब यूजुअली बोलते हैं लोग कि मनके का गैप कम हो गया, मनके के गैप में मनके में गैप आ गया या तो नस दब गई, तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा कारगर है। ये गर्दन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये वाला कमर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैरों में मूंगियाँ आना, पैर सुन्न हो जाना, ये यूजुअली मनकों की जो प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स रहते हैं उनकी कंप्लेन होती है। तो पैरों में मूंगी और सुन्नपना, ये सब चीज़ इससे बहुत अच्छा इफेक्टिव कम हो जाता है। ये CPM है, कंटिन्यूस पैसिव मूवमेंट। तो ये मशीन यूजुअली यूज़ होती है घुटने के लिए। बहुत से लोगों के घुटने की ऊपर की या तो नीचे की या तो जो वाटी बोलते हैं कटोरी, वो जब फ्रैक्चर हो जाती है तो प्लास्टर निकलने के बाद सब ऑपरेशन होने के बाद उनका घुटना काम नहीं करता, फोल्ड नहीं होता पूरी तरह से। उसको फोल्ड करवाने के लिए ये मशीन बहुत कारगर है। ये मशीन ऑटोमेटिकली इसके ऊपर पेशेंट का पैर रख देते हैं हम और स्ट्रैप्स के ज़रिए उसको बांध देते हैं और धीरे धीरे वो डिग्रीज के अकॉर्डिंगली पूरा 110 डिग्रीज तक जाता है। तो पेशेंट के अकॉर्डिंगली हम उसको धीरे धीरे इंक्रीज करके इलेक्ट्रिकली मैन्युअली पूरा अपने आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। ये मशीन है मसाजर। तो ये वेरिकोस वेन्स बोल के एक बीमारी रहती है, उसके अंदर इसका बहुत अच्छा खासा इफेक्ट है। ये हमारा पीडियाट्रिक यूनिट है। ये बॉल्स जो है इसी तरह के 3 अलग अलग साइजेस के बॉल्स होते हैं। तो बाद में मिरर थेरेपी कराते हैं, ये मैट पे हम एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों को, अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहती है जिससे उनका दिमाग का और बॉडी का कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो जाता है और वो एक सिंक्रोनाइज हो जाता है, एक बैलेंस में आ जाता है। ये है शॉर्ट वेव डाइथर्मी डीप हीटिंग मशीन है, डीप हीटिंग मोडालिटी। इससे होता ये है कि आपके बोन्स तक के हीटिंग होती है इससे। और जितने भी बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं, मसल्स टाइट हो जाते हैं, मसल्स बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं, उसको रिलीव करने के लिए, उसको खोलने के लिए, नसें दब जाती है तो नसों को खोलने के लिए ये मशीन बहुत कारगर है। ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन है। ये जिस तरह शॉर्ट वेव डाइथर्मी डीप हीटिंग मशीन थी उसी तरह से ये भी डीप हीटिंग मशीन है, पर वो बहुत बड़े हिस्से के लिए, बहुत बड़े पार्ट के लिए, और ये बहुत छोटे पार्ट्स के लिए, जैसे उंगलियां हो गई, किसी को सिर्फ एक पॉइंट पे दर्द होता है, सिर्फ उनके लिए ये मशीन बहुत कारगर है। ये तनिता कंपनी की मशीन है, बॉडी फैट कंपोजिशन एनालाइजर। इसके अंदर ये जापानीज टेक्नोलॉजी की मशीन है और पूरे भीड़ में सिर्फ एक ही है अपने पास। इसके अंदर आपके जिस्म में कितनी चर्बी है, कहाँ पे है, मसल कितना है, मतलब गोश्त कितना है, मांस कितना है, किधर है, पैर में कितना है, हाथ में कितना है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में, आपके दिल पे, लिवर, किडनी और बाकी इंटेस्टाइन्स, इसके ऊपर कितनी चर्बी जमा है वो भी ये मशीन आपको बताती है। ये दोनों मशीन्स बेस्ड है इलेक्ट्रोथेरेपी पे, ये करंट की मशीन्स है। तो ये है इंटरफेरेंशियल थेरेपी IFT और ये है टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। तो ये दोनों मशीन से यूजुअली होता ये है कि बॉडी का जहाँ पे भी पेन है वो अच्छा खासा कम हो जाता है। इन शॉर्ट ये साइड इफ़ेक्ट फ्री पेन किलर है।